गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी कि प्रबंध का जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत का जो पेपर है उसके अंतर्गत आज हम समन्वय के ऊपर डिस्कस करेंगे। समन्वय के ऊपर, हमारे कोऑर्डिनेशन के ऊपर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समन्वय का अर्थ, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, समन्वय के सिद्धांत और उसके प्रकारों के ऊपर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम समन्वय की आवश्यकताएं, महत्व, समन्वय की प्राप्ति की विधियां और एक प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए क्या क्या करना होता है एक संस्था को, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे समन्वय की आवश्यकताएं, महत्व, यानी कि समन्वय की आवश्यकता एक संस्था में क्यों होती है, उसका महत्व क्या है। स्टूडेंट्स, चाहे समन्वय को प्रबंधक का एक आवश्यक एवं अलग कार्य माना जाए या नहीं, किंतु हम इतना अवश्य कहते हैं कि इसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जब एक ही कार्य को करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो समन्वय के द्वारा ही उनकी क्रियाओं का एकीकरण करना संभव होता है। यानी कि उसमें अगर बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, अगर आपकी संस्था के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, समन्वय अच्छा है, तो संस्था के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, संस्था के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। बर्नार्ड नाम के जो एक लेखक हैं, उन्होंने समन्वय के को मतलब की महत्वता को बताते हुए उन्होंने लिखा था, समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि अगर आपकी संस्था में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वह संस्था लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, यानी कि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। अब अगर हम कुछ पॉइंट्स के रूप में इसको डिस्कस करें तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वह है कुल प्राप्ति में वृद्धि। यानी कि अनेक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की अपेक्षा एक समन्वित कार्य अधिक होता है। अगर हम इसको अलग ढंग से बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों के कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो वह केवल मतलब एक मैथमेटिकली जोड़ ही नहीं होगा, बल्कि गणितात्मक जोड़ से अधिक होगा। समन्वय के द्वारा 2 एवं 2 से अधिक योग को 5 बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपको पता, जब समन्वय अच्छा होता है तो संस्था के जो कार्य होते हैं उनमें वृद्धि होती है। इसको हम कह सकते हैं कि संस्था की जो कुल प्राप्ति होती है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है अगर आपके संस्था या फर्म में समन्वय अच्छा है। दूसरा है जो पॉइंट है, दूसरे कार्यों की पूंजी। मतलब समन्वय जो होता है वो जो दूसरे जो कार्य हैं प्रबंधक के, उन कार्यों की पूंजी होती है, यानी ये की फंक्शंस होता है। समन्वय का महत्व इसलिए भी है कि प्रबंधकीय कार्यों का, जैसे कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की एक अपन की कह सकते हैं समन्वय को। एक नियोजन के विभिन्न तत्वों, संगठन के विभिन्न भागों, नियंत्रण के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक होता है। थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है विवादों को सुलझाना। स्टूडेंट, अगर अच्छा समन्वय होता है तो पहली बात तो ये होती है कि आपकी फर्म में या आपके आसपास के जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें विवाद होगा ही नहीं अगर समन्वय अच्छा है। फिर भी अगर किसी बात को लेकर आपके अधिकारी या कर्मचारी में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो एक अच्छे समन्वय स्थापित करके उन विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अगला है मानवीय संबंधों पर जोर। समन्वय मानवीय संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। संगठन का मनोबल समन्वय से ही प्रभावित होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छी समन्वित संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था के क्रमबद्ध कार्य संचालन की प्रशंसा करने लगते हैं और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके लिए संगठन की ख्याति भी प्राप्त होती है और उनको उत्तरोत्तर उनमें वृद्धि होती है। अगला जो पॉइंट है वो है अच्छे कर्मचारियों को रोकना। अगर अच्छे समन्वय से संस्था में अच्छे कर्मचारियों में भी वृद्धि होती है। अगर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में अगर समन्वय अच्छा है, कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स है अगर अच्छी ढंग से अधिकारी सुन लेते हैं या उनकी जो भी बात कोई है काम के रिलेटेड या कुछ वर्क से रिलेटेड, तो वो अगर उनसे सुनकर अगर अच्छे ढंग से उन पर रिएक्ट करते हैं तो जो अच्छे कर्मचारी होते हैं वो लंबे समय तक संस्था में बने रहते हैं।
अगला है विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति। आधुनिक व्यवसाय में विशिष्टीकरण का सर्वत्र बोलबाला होता है। विशिष्टीकरण में स्पेशलाइजेशन आपको सब जगह देखने को मिलेगा, किंतु विशिष्टीकरण के लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यों में पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके। मतलब जो स्पेशलाइजेशन जो व्यक्ति हैं उनके अंतर्गत भी समन्वय होना बहुत आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है वो है विविधता में एकता की स्थापना। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में भिन्न भिन्न विचारों, भावनाओं, मान्यताओं तथा धर्मों के लोग कार्य करते हैं। प्रबंधक कुशल समन्वय के द्वारा ही इन सभी व्यक्तियों के कार्यों के प्रति समान विचारधारा उत्पन्न कर सकता है। यानी कि एक फर्म में हम कह सकते हैं कि अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में भी अगर 4 से 5 लोग हैं तो उन सभी के जो विचार हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनकी कोई मान्यताएं हैं या उनकी कोई थॉट्स हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। अगर परिवार में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, समन्वय अच्छा है, तो परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। उसी प्रकार एक फर्म में भी बहुत से लोग, बहुत से कर्मचारी काम करते हैं जो विभिन्न धर्मों के हो सकते हैं, मान्यताओं के हो सकते हैं, भावनाओं के हो सकते हैं। अगर उनमें समन्वय अच्छा है तो वे लंबे समय तक एक साथ कार्य कर सकते हैं और संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मनोबल में वृद्धि। अच्छी समन्वित संस्था का कार्य वातावरण अत्यंत सहयोगपूर्ण होता है। मतलब जहाँ की जो संस्था का समन्वय अच्छा है उसकी फर्म के अंदर, कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर, तो उनमें जो कार्य के प्रति जो भावनाएं होती है, वहाँ का जो कार्य का जो वातावरण होता है वो बहुत ही सहयोगपूर्ण होता है। और ऐसे सहयोगपूर्ण वातावरण में कोई अगर कर्मचारी काम करता है तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है। अगला है दोहराव को रोकने में सक्षम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर अच्छा समन्वय है तो वह संस्था में जो कार्य का जो दोहराव है उसको रोकने में भी अधिक कारगर साबित होता है। क्योंकि अगर अच्छा समन्वय है अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति तो एक ही बार में एक ही व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है और वह सही समय पर कार्य कर लेता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यक्तियों में कार्य के दोहराव की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अगला जो पॉइंट है वह साधनों के दुरुपयोग को रोकना। संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकने में भी समन्वय परम आवश्यक है। मतलब संस्था के जो भी साधन हैं, वित्तीय हो चाहे भौतिक हो चाहे मानवीय हो, उनका सदुपयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है व्यावसायिक सफलता। गतिशील परिस्थितियों में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब आज का जो व्यवसाय या अपन कहते हैं बिजनेस सिनेरियो जो माहौल है, उसके अंतर्गत अगर आपको अपनी संस्था के लाभों को, उद्देश्यों को प्राप्त करना है, संस्था को सफलता की ओर लेके जाना है, तो आपकी संस्था में समन्वय होना, मतलब अच्छा समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इस बात का उनके उच्च अधिकारियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर उनको व्यावसायिक सफलता प्राप्त करनी है। स्टूडेंट, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे प्रभावशाली समन्वय की स्थापना। यानी कि एक संस्था में जो समन्वय है प्रभावशाली, मतलब इफेक्टिव जो समन्वय है वो कैसे स्थापित किया जा सकता है। समन्वय अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने का आदेश देना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये ऐसा कार्य जो पृथक कार्य के रूप में पूरा नहीं किया जा सकता। समन्वय तभी प्रभावशाली होगा जबकि यह प्रबंध के सभी स्तरों पर व्याप्त हो। सामान्यतः निम्न आधारभूत बात, मतलब अगर हम बात करेंगे जो प्रबंध के जो जितने भी स्तर हैं, चाहे वो उच्च प्रबंधक हो, मध्य वर्गीय प्रबंधक हो या निचले स्तर के प्रबंध अधिकारियों हो, या जो भी विभागों में अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी के द्वारा अपने अपने विभागों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो एक प्रभावशाली समन्वय की स्थापना कब हो सकती है, उसके जो आवश्यक बिंदु हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला जो पॉइंट है वह उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी संस्था के जो उद्देश्य हैं उसकी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के सामने स्पष्ट व्याख्या करना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो एक प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं। संस्था की जो भी नीतियां या योजनाएं हैं वह स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पल पल में उनकी जो योजनाएं हैं या उनके जो नियम वगैरह हैं वो बदलते रहें। ऐसा अगर होता है तो कर्मचारियों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है और वह अपनी पूर्ण जो उनकी कार्य क्षमता है उसके अंदर वो कार्य नहीं कर पाते
और संस्था की के अंदर एक समन्वय की स्थापना भी नहीं हो पाती। तीसरा जो पॉइंट है वह अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा या व्याख्या। समन्वय तब अधिक प्रभावशाली होता है जबकि संगठन में अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाए। अच्छे समन्वय के लिए बहुत ही बड़ी आवश्यकता है कि अधिकारों का दोहराव ना हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार एवं दायित्वों का पता होना जरूरी है कि उसको अपना क्या काम करना है और उसके अपने क्या अधिकार हैं। अगला पॉइंट है उचित संगठन संरचना। एक अच्छी संगठन संरचना एक बहुत बड़ी सीमा तक समन्वय में सहायक होती है। इसलिए कई विद्वानों का यह मत है कि संगठन संरचना समन्वय की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही निर्मित करनी चाहिए। विभागों के समूह इस प्रकार बनाने चाहिए कि कार्य एक विभाग से क्रमशः दूसरे विभाग को मिलते रहें। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बहुत अधिक विशिष्टीकरण अनावश्यक रूप से समन्वय की समस्या को न बढ़ा दें। पांचवा जो पॉइंट है वो है कुशल संदेशवहन व्यवस्था, यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन का जो तरीका है, जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। संदेशवहन संबंधी समन्वय के बहुत से विद्वानों ने तरीके बताए हैं, जिसमें एक अर्नेस्ट डेल है, उन्होंने भी 2 उपाय बताए हैं। प्रथम है समितियों का प्रयोग तथा द्वितीय है सामूहिक निर्णय पद्धति, यानी कमेटीज बना दी जाएं और उनका जो डिसीजन है वो एक सामूहिक रूप से लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो संस्था में कुशल संदेशवहन की व्यवस्था हो सकती है। अगला पॉइंट है सामान्य नामकरण, मतलब कॉमन उनका नाम हो। समन्वय का कार्य तब सरल हो जाता है जबकि संस्था के सभी व्यक्ति समान प्रकार के कार्य एवं स्थिति के लिए समान शब्दों का प्रयोग करें। मतलब जो भी आपको कार्य करवाना है अपने अधीनस्थों से, उनकी जो शब्दावली है वो एक कॉमन हो, मतलब सभी को पता हो कि इस शब्द का क्या अर्थ है और वह उस अर्थ को समझते हुए उस कार्य को कर लें। अगला है समूह में कार्य की इच्छा। समन्वय के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता यह भी है कि समूह में कार्य इच्छा से किया जाए। जब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इच्छा नहीं होगी, उनके बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा। अगला है वास्तविक सामुदायिक हित, रियल कम्युनिटी इंटरेस्ट। वास्तविक समन्वय सामुदायिक हित है उस पर आधारित होना चाहिए, मतलब सभी का हित उसमें हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का या एक अधिकारी का कोई हित हो, उसमें सबका सामुदायिक हित होना जरूरी है। अगला है कुशल नेतृत्व के द्वारा समन्वय। समन्वय को नेतृत्व से अलग करना कठिन है, क्योंकि जो नेतृत्व करता है वही व्यक्ति समन्वय को प्रथम रूप से स्थापित करने की कोशिश करता है, या उसी के द्वारा जो समन्वय सिस्टम अपनाया जाता है वह पूरे एक अपने संस्था को कह लो उसमें लागू होता है। अगला है उचित समय। अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावशाली समन्वय तभी उपयुक्त होगा जबकि उसकी जो टाइमिंग होगी वह बहुत ही परफेक्ट होगी। कई बातों के लिए समय का एक क्षण भी महत्वपूर्ण होता है, अतः समन्वय में समय तत्व को महत्वपूर्ण तत्व समझना चाहिए। यानी कि अगर आपने टाइम से अगर किसी से संपर्क नहीं किया, या अपन कह लें कि टाइम से किसी को आदेश प्राप्त नहीं होते हैं या निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह अधिकारी और कर्मचारी सही समय पर उस कार्य को नहीं कर पाएगा, जिससे कि संस्था के जो उद्देश्य एवं लाभ हैं उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है स्टूडेंट्स, उसमें हम बात करेंगे समन्वय प्राप्ति की विधियां या साधन, मतलब समन्वय किन किन विधियों या तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला जो पॉइंट है वो है आदेश संख्या। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, ये श्रृंखला वर्ड है। आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय। एक संगठन में अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देने का अधिकार होता है, अतः अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देकर संस्था के लक्ष्यों के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। मतलब उनके आदेश की एक श्रृंखला होनी चाहिए, ताकि उनमें चेन ऑफ कमांड अगर होगा तो अधिकारियों या कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत होगी और समन्वय प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरा है नेतृत्व द्वारा समन्वय, यानी कि नेतृत्व अगर अच्छा है या नेतृत्व अपना कोऑर्डिनेशन अपने कर्मचारियों अधिकारियों सही ढंग से कर लेता है, या उनकी जो पद्धति है कोऑर्डिनेशन करने की वो अगर अच्छी है, तो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रभावशाली संदेश वाहन व्यवस्था, क्योंकि किसी भी संस्था में जो संदेश वाहन की जो व्यवस्था है वो प्रभावशाली होनी चाहिए। समन्वय के लिए संदेश वाहन परम आवश्यक होता है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो समन्वय संदेश वाहन के
अभाव में संभव नहीं है। समन्वय के लिए संदेश वाहन की किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। समन्वय करने के लिए संदेश वाहन लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो भी आपके पास में व्यवस्था है वह प्रभावशाली होनी चाहिए। अगला है संस्था के नीति विवरण, मतलब संस्था के जो भी नीति विवरण में हो उनमें भी समन्वय के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अधिकारी अपने कर्मचारियों को संस्था की नीतियों एवं लक्ष्य से अवगत करा सकते हैं। इससे कर्मचारी स्वयं ही इन नीतियों एवं लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। यदि वे इससे विचलित होते हैं तो वे प्रबंधक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है समन्वय समितियां यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटीज। कई बार समन्वय की स्थापना के लिए समितियों की स्थापना की जाती है। इस प्रकार की समितियां विभिन्न विभागाध्यक्षों को मिलाकर बनाई जाती हैं, जिससे एक दूसरे विभाग पर निर्भर कार्यों की आसानी से निपटाया जा सके। मतलब ये जो समितियां होती हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। अगला है संपर्क अधिकारी, लाइजन ऑफिसर। जब विभिन्न विभागों में या उनकी क्रियाओं में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो समन्वय करना कठिन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इन जो विवाद होते हैं या इन जो मतभेद उत्पन्न होते हैं उनको निपटाने के लिए संपर्क अधिकारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला है आत्म समन्वय यानी कि सेल्फ कोऑर्डिनेशन। आजकल आत्म समन्वय को भी समन्वय की विधि माना जाने लगा है। जैसे कि हम पहले भी इसी अध्याय में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आत्म समन्वय के लिए प्रत्येक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के कार्यों को ध्यान में रखता है और वे सभी एक दूसरे को देखकर अपने कार्यों में समन्वय स्थापित कर लेते हैं। यह बहुत ही एक अच्छी विधि है कि लोग दूसरे को देखकर अपने कार्य को करने लग जाते हैं। अगला है सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजन। समिति के साथ साथ सामूहिक निर्णयों को भी समन्वय की एक विधि के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामूहिक निर्णय में विभिन्न संबंधित व्यक्ति मिलकर अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और अपने समस्याओं को निर्णय से पूर्व ही समूह के सामने रख देते हैं, जिससे निर्णय ही समूह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अगला है सभाएं एवं सम्मेलन। सभाएं एवं सेमिनार्स यानी कि सम्मेलन समन्वय स्थापित करने की बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। सभाओं तथा सम्मेलनों में सभी प्रकार की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। ऐसे समय पर अनौपचारिक रूप से वार्तालाप एवं विचार विमर्श भी किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी एवं प्रबंधक अपनी अपनी समस्याओं, शिकायतों, सुझावों को खुलकर प्रकट करते हैं, जिसका अंततः परिणाम यह होता है कि भविष्य में समन्वय करना सरल हो जाता है। अगला पॉइंट है निरीक्षण यानी कि सुपरविजन। अधीनस्थों की प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन साधन निरीक्षण है। अधिकारी अपने विभिन्न कर्मचारियों की क्रियाओं का निरीक्षण करके उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित कर सकता है। अगला पॉइंट है सुदृढ़ संगठन यानी कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी संगठन संरचना समन्वय स्थापित करने में महान योगदान दे सकती है। संगठन संरचना विभिन्न अधिकारियों एवं अधीनस्थों से लंबवत एवं समतल संबंधों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आगमन प्रशिक्षण यानी कि इंडक्शन प्रोग्राम। बहुत सी कंपनियां अपने यहाँ इंडक्शन प्रोग्राम या इंडक्शन ट्रेनिंग का आयोजन करवाती है। जब भी कोई नया व्यक्ति संस्था में अपॉइंट होता है, नया कर्मचारी अपॉइंट होता है, तो उसको आते ही संस्था के बारे में बताया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें संस्था की नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवहार के मानदंडों, संगठनात्मक मूल्य, मान्यताओं तथा संस्था के इतिहास से अवगत कराया जाता है। इन सब की जानकारी होने पर नए कर्मचारी पुराने कर्मचारियों के साथ आसानी से समन्वय कर पाते हैं। अगला है अनौपचारिक समन्वय। प्रभावी समन्वय के लिए औपचारिक तरीकों के साथ साथ अनौपचारिक रूप से समन्वय को प्रोत्साहित किया जाता है। अनौपचारिक समन्वय के लिए लोगों में आपसी स्नेह एवं सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लोगों में सहयोग की भावना विकसित होती है और समन्वय के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। अगला है प्रेरणा और प्रलोभन, इंसेंटिव्स। समन्वय के लिए संस्था के सदस्यों को प्रेरणा, प्रलोभन भी दिया जाता है। ऐसे प्रलोभन दिए जाने चाहिए जिनसे सभी सदस्यों के आपसी हितों को साधा जा सके, जैसे कि संस्था के लाभ भागीदारी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग को अपनाकर सरलता से समन्वय किया जा सकता है। यानी अगर कर्मचारियों को यह लगता है कि उनको उनके लक्ष्यों को अगर सही समय पर प्राप्त करना या उनके जो उद्देश्य हैं उनको वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का इंसेंटिव दिया जाएगा
तो वह अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों के साथ अच्छे से अच्छा समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हमने समन्वय के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये वीडियोस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको समय से पता चल सके। धन्यवाद।